चैप्टर 2 स्टैंडर्ड 11। आज की वीडियो में हम देखेंगे बेटा बोहर एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, उसके बेसिस के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स। लास्ट 2-3 वीडियोस के अंदर हमने स्पेक्ट्रम, एड्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम, लाइमैन बामर पाश्चन ब्रैकेट फंड, उसके साथ जुड़ी हुई वेव नंबर का फॉर्मूला, उसके बाद बोहर एटॉमिक मॉडल के एजम्पशंस, एंड देन बोहर मॉडल के ऊपर से एज़ पर द बोहर मॉडल हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम प्रूव किया था। उसका जो फॉर्मूला है वेव नंबर का, उसको प्रूव किया था जो रीडबर्ग ने दिया था। ये सारी थियरी आपके दिमाग में अगर अच्छी तरह से बैठी है तभी आप न्यूमेरिकल का ट्राई करिएगा। विदाउट लर्निंग ए थियोरी यू कैन गो फॉर न्यूमेरिकल, ओके बेटा, क्योंकि उसमें बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग लगेगी। एक बार फटाफट फार्मूला का रिवीजन हम कर लेते हैं। फॉर हीलियम +1, लिथियम +2 एट्सेट्रा, हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स विच हैव 1 इलेक्ट्रॉन, उनके सब फॉर्मूला है 1, 2, 3, 4। एंड दूसरी साइड मैंने राइट हैंड साइड फार्मूला लिखे हैं हाइड्रोजन एटम के लिए। ठीक है, इनमें खाली एक ही चीज़ का फ़र्क है, इसके अंदर Z ऑक्यूपाई होगा, इधर Z नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए Z एटॉमिक नंबर की वैल्यू 1 है। जैसे कि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, ऑर्बिट को क्या बोलते हैं बेटा? एनर्जी लेवल, स्टेशनरी स्टेट। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू Rn इज इक्वल टू A0 इंटू n² Z। तो A0 क्या है? A0 मीन्स 52.9 पिकोमीटर। रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम 52.9 पिकोमीटर। A0 n यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट, Z यानी एटॉमिक नंबर। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए Z को क्या रख दो? 1 रख दो, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। उसके बाद स्पीड या तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, Vn इज इक्वल टू V0 इंटू Z अपॉन n। क्वेश्चन होगा कि सर ये V0 क्या है? V0 मीन्स 2.188 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, या तो फिर 2.188 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। V0 एक कांस्टेंट वैल्यू है, Z और n जो है वो वेरिएबल रहेंगे, और हाइड्रोजन के लिए Z1 होगा तो खाली n वेरिएबल रहेगा, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, वॉटएवर। ठीक है, फिर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, मैंने लास्ट लेक्चर्स में बताया था कि न्यूक्लियस के करीब अगर ऑर्बिट है तो उसकी एनर्जी कम होगी। न्यूक्लियस से जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर चला जाएगा उसकी एनर्जी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी, और इन्फिनिटी पे उसकी एनर्जी क्या होगी? 0, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ माइनस। वाई इट इज़ इन माइनस? बिकॉज इन्फिनिटी लेवल पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 है, वहाँ से कुछ लूज़ करके वो अंदर आया हुआ है। इसका मतलब उसकी एनर्जी क्या होगी? 0 से कम, यानी उसकी एनर्जी हमने माइनस में दिखाई है। समझ में आ रहा है? En इज इक्वल टू -RH Z² अपॉन n² जूल पर एटम। ये RH क्या है? रीडबर्ग कांस्टेंट, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। एक एटम के लिए ये फॉर्मूला है जूल में अगर ढूंढना है तो। हीलियम +1 या लिथियम +2 के लिए Z को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू अगर हम 1 पुट कर दें यहाँ पे, तो 1² यानी 1 अपॉन n² हो जाएगा ना फिर तो En इज इक्वल टू -RH इंटू 1 अपॉन n² जूल पर एटम। अगर एनर्जी का दूसरा यूनिट यूज़ करना है आपको, जूल के बदले अगर आपको अर्ग यूज़ करना है, तो यहाँ पे 2.18 इंटू 10⁻11 अर्ग हो जाएगा। अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज़ करना है तो एनर्जी इन nth ऑर्बिट इज इक्वल टू -13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और हाइड्रोजन के लिए सेम ऐसा ही, खाली Z को मैंने रिमूव कर दिया है, -13.6 1 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अगर आपको एक एटम के लिए, ये दोनों फॉर्मूला किसके लिए है? फॉर 1 एटम, फॉर 1 एटम। लेकिन ये फॉर्मूला जो है वो फॉर 1 मोल एटम। समझ में आ रहा है? अगर ये ऊपर वाले फॉर्मूला में RH की वैल्यू रख के उसको मैं
एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो जूल पर मोल हो जाएगा। फिर जूल को अगर मैं किलो जूल में कन्वर्ट करूँ तो यूनिट क्या हो जाएगा, किलो जूल पर मोल। तो वैल्यू कितनी बन रही है देखिए ज़रा, -1313 Z² अपॉन n² किलो जूल पर मोल, या तो -1313 1 अपॉन n² किलो जूल पर मोल। कन्फ्यूज़ जरा भी नहीं होना है, आपको डिस्टिंग्विश करके बता रहा हूँ। हाइड्रोजन है तो ये सारे फॉर्मूला यूज़ करने हैं, अगर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल है तो ये सारे फॉर्मूला यूज़ करने हैं, सिंपल सी बात है। अभी जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में से थर्ड में से फोर्थ में किसी भी ऑर्बिट में से ट्रांजिशन जब करेगा तो एनर्जी का क्या प्रोड्यूस होगा, डिफरेंस, चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और उतना चेंज वो या तो गेन करेगा या तो लूज़ करेगा। सपोज़ मेरे पास 20 रुपये 20 रुपीज़ है, सपोज़ अभी राइट नाउ मेरे पास 20 रुपीज़ है। आफ्टर 5 आवर 10 आवर अगर मेरे पास 100 रुपीज़ पाए गए, इसका मतलब 20 रुपीज़ मैंने क्या किए हैं, गेन किए हैं। उससे अपोजिट अगर मेरे पास शुरुआत में 200 रुपीज़ है और एंड ऑफ द डे में मेरे पास 50 रुपीज़ पाए गए, इसका मतलब मैंने 150 रुपीज़ क्या किए हैं, लूज़ किए हुए हैं। आप समझ रहे हो। तो जब एनर्जी की बढ़ोतरी हो रही है इट मीन्स एब्जॉर्प्शन, लेकिन जब एनर्जी कम हो रही है मतलब एमिशन। ओके, लोअर लेवल टू हायर लेवल तो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन, बट हायर लेवल टू लोअर लेवल एनर्जी का एमिशन होगा। ओके, तो वो एनर्जी का डिफरेंस कितना होगा, डेल्टा ई जितना होगा बेटा, कितना होगा, डेल्टा ई। डेल्टा ई का फॉर्मूला है RH इंटू Z² 1 अपॉन NI² माइनस 1 अपॉन NF² जूल के अंदर, जूल पर एटम। आपको क्वेश्चन हो, मतलब अगर हो कि सर यहाँ पे माइनस लिखा था वहाँ पे माइनस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि डेल्टा ई का फॉर्मूला क्या था, याद करिए जरा, डेरिवेशन लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया है। डेल्टा ई इज इक्वल टू EF माइनस EI, है ना। फिर EF मीन्स क्या है, माइनस RH इंटू 1 अपॉन NF², और ये माइनस EI मतलब माइनस इंटू माइनस RH 1 अपॉन NI², फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। और ये दोनों में से RH को मैं कॉमन निकाल दूँ, RH को मैंने कॉमन निकाल दिया, फिर माइनस वाले फैक्टर को पीछे जाने देता हूँ, प्लस वाले फैक्टर को आगे रखूँगा, तो क्या बनेगा फॉर्मूला, डेल्टा ई इज इक्वल टू RH इंटू 1 अपॉन NI² माइनस 1 अपॉन NF² जूल। हाइड्रोजन है तो Z को नहीं लगाना है, लेकिन हाइड्रोजन के अलावा पार्टिकल है, हीलियम +1 लिथियम +2, तो Z² आगे लिखना है। सिमिलरली आप डेल्टा ई का फॉर्मूला भी अर्ग में यूज़ कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमें RH की वैल्यू क्या लेनी है, ये वाली ही। अगर एक मोल के लिए करना हो तो 1313, ठीक है ना, यहाँ पे रख देना है। फिर लोअर लेवल से हायर लेवल या हायर लेवल से लोअर लेवल जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है तो कुछ रेडिएशन एनर्जी एब्जॉर्ब और एमिटेड इन टर्म ऑफ रेडिएशन। तो वो रेडिएशन का क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा ना, न्यू। वो रेडिएशन का कुछ वेवलेंथ होगा, वो रेडिएशन का कुछ वेव नंबर होगा, न्यू बार। तो अगर मुझे फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है तो मैं क्या करूँगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू। ये फॉर्मूला से पहले तो क्या ढूंढ लूँगा, डेल्टा ई। डेल्टा ई फाइंड आउट करने के बाद न्यू को सब्जेक्ट बनाऊँगा तो न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा ई अपॉन एच, डेल्टा ई अपॉन एच। ओके, या तो डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्बडा, के ऊपर से मैं लैम्बडा को अगर सब्जेक्ट बनाऊँ तो एच सी अपॉन डेल्टा ई। एक दूसरा फॉर्मूला भी इसके ऊपर से हम निकाला था ये, कि फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 3.29 इंटू 10⁻15 1 अपॉन NI² माइनस 1 अपॉन NF² हर्ट्स में। लेकिन बहुत सारे ऐसे कांस्टेंट आपको याद रखने हैं, तो अगर ये भूल जाते हो तो सिंपल सा डेल्टा ई यूज़ करके, डेल्टा ई फाइंड आउट करके डेल्टा ई अपॉन एच करोगे तो क्या मिल जाएगा, न्यू फ्रीक्वेंसी। अगर मुझे वेव नंबर न्यू बार ढूंढना है, वेव नंबर न्यू बार, तो क्या करना पड़ेगा, देखिए डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या है, एच सी अपॉन लैम्बडा।
और 1/λ अगर मुझे ढूंढना हो, 1/λ को सब्जेक्ट बनाऊँ तो क्या हो जाएगा, डेल्टा ई अपॉन एच सी हो जाएगा कि नहीं, डेल्टा ई अपॉन एच सी। अभी डेल्टा ई की वैल्यू ये वाले फॉर्मूला के ऊपर से, उसके आर एच ये वाला फैक्टर एज इट इज़, उसके डिनोमीटर में क्या लगेगा, एच और सी। उन सब की वैल्यू पुट करके लास्ट वीडियो में मैंने बताया था जब हम न्यू बार ढूंढेंगे तो न्यू बार की वैल्यू आएगी 1.097 इंटू 10⁻⁷ 1/ni² माइनस 1/nf², या तो n1² माइनस 1/n2², ऐसा भी लिख सकते हैं। यूनिट रहेगा मीटर इनवर्स। कंफ्यूज मत होइएगा, दो रीडबर्ग कांस्टेंट है, एक रीडबर्ग कांस्टेंट है 2.18 इंटू 10⁻18 जूल, जो एनर्जी वाले फार्मूला में यूज़ करना है, या तो डेल्टा ई वाले फार्मूला यूज़ करना है, और दूसरा रीडबर्ग कांस्टेंट है जो वेव नंबर के फार्मूला में यूज़ करना है। दोनों की वैल्यू अलग है, दोनों की एप्लीकेशन अलग है, हाँ एक दूसरे के साथ कुछ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये फार्मूलाज आप परफेक्टली याद कर लो, उसको लर्न करने के बाद ही न्यूमेरिकल पे जाएंगे हम। सबसे पहले देखेंगे टेक्स्ट बुक का सॉल्व्ड इलिस्ट्रेशन प्रॉब्लम 2.10। व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी न्यू एंड वेवलेंथ लैम्बडा ऑफ अ फोटोन मीन्स लाइट एमिटेड ड्यूरिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 5 स्टेट टू द n इज इक्वल टू 2 स्टेट इन हाइड्रोजन एटम। मतलब फिफ्थ ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में हायर लेवल में से लोअर लेवल में जब आता है तो जो लाइट एमिट हो रही है उसका वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे देखिएगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू, ये डेल्टा ई मीन्स क्या होता है, एनर्जी ऑफ emitted light, delta E is equal to RH into 1/ni² minus 1/nf², हाइड्रोजन एटम के लिए। इन दिस अबव फॉर्मूला ni initial orbit concept of fifth and nf is equal to second, ठीक है। इन अबव फॉर्मूला ni इज इक्वल टू 5 एंड nf इज इक्वल टू 2 टेकन, सो दैट डेल्टा ई इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻⁻18 1/5² माइनस 1/2²। 5² होगा 25, 2 का स्क्वायर होगा 4, यहाँ पे एलसीएम लगेगा 100, 4 माइनस 25 यानी कि -21, ऊपर क्या करना पड़ेगा, 2.18 इंटू 21, 2.18 इंटू 21 4578 45.78 into 10⁻⁻20, it means 4.578 इंटू 10⁻⁻19 जूल पर एटम। ये तो जूल, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है ना, तो आगे क्या लगेगा, माइनस आएगा। डेल्टा ई हमें मिल गया, लेकिन हमें एक्चुअली डेल्टा ई ढूंढना ही नहीं है, हमें तो फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ढूंढना है। तो क्या करेंगे हम बेटा, नाउ टू कैलकुलेट न्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी, वी अप्लाइंग फॉलोइंग इक्वेशन, न्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन एच, समझ में आ रहा है ना,
बिकॉज डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या है, एच न्यू। तो न्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन एच। डेल्टा ई की सिर्फ वैल्यू हम रखेंगे, साइन को ओमिट करेंगे। यहाँ पे डेल्टा ई की जो साइन है उसको हम क्या करेंगे बेटा, ओमिट। तो क्या सर क्यों, बताता हूँ आपको आंसर। 4.578 इंटू 10⁻⁻19 जूल, और एच प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। यहाँ पे हमने माइनस साइन इसलिए नहीं ली कि अगर मैं डेल्टा ई को माइनस लेता तो फ्रीक्वेंसी माइनस आती, एंड फ्रीक्वेंसी कैन नॉट बी नेगेटिव। समझ में आ रहा है? फ्रीक्वेंसी न्यू कांट बी नेगेटिव, and so that we only put value of delta E but not negative sign। अगर नेगेटिव साइन हमने यूज़ करी होती तो न्यू कैसा आता, नेगेटिव आता। एनर्जी प्लस या माइनस हो सकती है, लेकिन वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर वो हमेशा प्लस ही आएंगे, याद रखिएगा। अभी ये डिवीज़न करना होगा, ठीक है? करिए, कितना आ रहा है सोचिए। फोर 4.578 डिवाइड बाय 6.626, 0.6969 इंटू 10⁻34 माइनस 19 कितना आएगा, 15। 10⁻15 सेकेंड इनवर्स यानी कि हर्ट्स, यानी कि 6.9 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। ये आ गया फ्रीक्वेंसी। उसके बाद वेवलेंथ ढूंढना है। वेवलेंथ लैम्बडा इज इक्वल टू सी बाय न्यू। सी यानी स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड न्यू फ्रीक्वेंसी है 6.9 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स यानी कि हर्ट्स। सेकेंड इनवर्स कैंसल, मीटर रहेगा, लैम्बडा जो है वो मीटर में रहेगा। 3 डिवाइड बाय 6.9, 0.4347 यानी 435 भी लिख सकते हैं, 435 इंटू ये 14 ऊपर जाएगा, -14 हो जाएगा, -8 -14, 8 -14 कितना होगा, -6 मीटर। अभी इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना हो तो भी कर सकते हैं। मीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 10⁹ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10⁻6 इंटू 10⁹, तो बचेगा 10⁻3। इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया, 435 नैनोमीटर। ठीक है बच्चों, ये आ गया वेवलेंथ। उसके बाद इलिस्ट्रेशन सॉल्व प्रॉब्लम 2.21। क्वेश्चन रीड करिए ध्यान से। कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विथ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम +1। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट। क्या करना है सोचिए। एनर्जी इन nth ऑर्बिट, सबसे पहले एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे, एनर्जी ढूंढनी है। एनर्जी का डिफरेंस, यहाँ पे ट्रांजिशन का कोई मसला नहीं है। देखिए यहाँ पूरा केस आप पहले तो पढ़ लीजिए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर रहा है, सिर्फ हमें ये ढूंढना है कि भाई nth ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट में कितना एनर्जी है। ठीक है, तो En इज इक्वल टू -RH² अपॉन n², क्योंकि हीलियम है इसलिए। हाइड्रोजन होता तो 1/n² लिखता मैं। n यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट ऑर्बिट, यानी n इज इक्वल टू 1। हीलियम है इसलिए z इज इक्वल टू 2 ऊपर की फॉर्मूला में पुट करते हैं। E1 इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी, E1 इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻18 जूल अपॉन z² यानी 2/1। कैलकुलेट करेंगे 2.18 इंटू 4 तो मिलेगा 8.72 -8.72 इंटू 10⁻18 जूल। ठीक है, उसके बाद रेडियस का फॉर्मूला ये रहा बेटा। रेडियस इन nth ऑर्बिट इज इक्वल टू A0 इंटू n²/z। E0 की वैल्यू 52.9 पिकोमीटर, वो कांस्टेंट है, इंटू n फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 1² और हीलियम के लिए Z2। तो हमने पुट किया, काउंट किया, 26.45 पिकोमीटर मिलेगा। या तो
26.45 इंटू 10⁻12 मीटर। ठीक है बेटा।